And the social media of the Congress also was very active. They are, and definitely I think they're going to score more than what they did in 2019. Right, and at the moment with us, Advocate Jadhav साहब इस वक्त हमारे साथ हैं बीएसपी के एडवोकेट पंकज जाधव जी। पंकज जाधव जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू सर? अरे क्या बड़े फ्रेश लग रहे हैं सर। थैंक यू थैंक यू। मैं कहा माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं, इसका मतलब बड़े खुश भी लग रहे हैं। एकदम लुक भी एकदम रॉकस्टार जैसी लुक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई हाँ ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल फैंटास्टिक, लाइक अ वेरी यंग चंकी पांडे, यू रिमेंबर? सो सर आप, आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री वेट्स फॉर यू। फिल्म इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है, जल्दी जल्दी आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें, हम लोग आपकी फिल्मों के रिव्यू जरूर देंगे। तो सर बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इस बार, उसके बारे में जरा बताएं, क्योंकि एग्जिट पोल अगर हम लोग देखते हैं तो लोग, ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में भूल गए। ये बड़ा अजीबोगरीब मसला है। एंड यू कैन नेवर फॉरगेट, आई ऑलवेज से दिस, यू फॉरगेट बहन मायावती जी एट योर ओन पेरिल। मायावती जी को जो भूलता है उसकी हालत खराब होने वाली है, ये मैं शुरू से बोलता हूं। अब आप जरा बताएं सर, आपका विश्लेषण क्या है? बहुजन समाज पार्टी, हाउ विल इट फेयर इन टुमारोज रिजल्ट्स? प्लीज गो अहेड सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए कि चलो बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये हमें मौका दिया। और दूसरा ये कि 2007 अगर आपको याद होगा तो इसी तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे और बहुजन समाज पार्टी को कहीं पर दिखाया नहीं गया, और सभी न्यूज चैनल्स और उस वक्त के सब आगे चलने वाले न्यूज चैनल सब यही बता रहे थे कि हाथी कहीं दिख ही नहीं रहा, बहन मायावती जी कहीं पर दिख ही नहीं रही है, और उनका नामो निशान तक यहाँ कहां पर इलेक्शन में दिख नहीं रहा। लेकिन उसका रिजल्ट ये आया था कि 2007 में पूर्ण बहुमत से हमने यूपी में सत्ता बनाई थी जी। अब की बार भी ऐसा ही है। अब अगर ये पूरा मीडिया एक तरफ हो रही है, जो एग्जिट पोल आए, मैं इसी एग्जिट पोल को हम मानते नहीं, और इस बार भी जो एग्जिट पोल आया हुआ और ये भी पूरी तरह से एक बायस सिस्टम की तरह से दिख रहा है, तो इसलिए हम इस ऐसे एग्जिट पोल को मानते नहीं। उनको जो दिखाना है दिखाए चाहे, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी यहाँ पर भारत में सरकार बना नहीं सकता। ये सच्चाई है, क्योंकि ग्राउंड में जो काम हुआ है वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला कार्यकर्ता जानता है। इसीलिए फिर हवाई बातों पे हम भरोसा नहीं करते। जाधव जी, आप मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि योर परफॉर्मेंस इन विदर्भ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, यू आर गोइंग टू डू फैंटास्टिक, और आप जीत भी जाओगे, या आप ऐसे करोगे कि बीजेपी को जिताओगे आप, कांग्रेस, बिकॉज योर प्रेजेंस इज सो फैंटास्टिक इन द एंटायर विदर्भ, probably you will gain or the BJP will gain. Now how do you see that? And your fielded candidates, पूरे महाराष्ट्र में आपने फील्ड किए कैंडिडेट्स, तो you are definitely a decider. You are definitely a decider and most favorably for the BJP. अभी ऐसा है, हमने हमारे हिसाब से तो बहुत काम किया हुआ है। और दूसरी बात, यूपी में आप अगर देखेंगे तो यूपी में बीजेपी का डायरेक्ट अगर सामना हुआ है तो हमारे साथ हुआ है, बीएसपी के साथ नहीं हुआ है। वहां पर इंडिया गठबंधन कहीं पर दिख नहीं रहा था, यहाँ वहां पर एसपी कहीं पर दिख नहीं रही थी, और इसी तरह देश के अन्य बहुत से अलग जगहों पे बहुत सारी सीटों पे इसी तरह से ही फाइट हुआ है। तो अभी आने वाले वक्त में वो अभी कल पता चल जाएगा कितनी सीट्स आ रही, उसके बाद में हम उसके बारे में कुछ कह सकेंगे। लेकिन हकीकत जमीनी बात यह है कि बैलेंस ऑफ पावर का जो गेम है, ये बहुजन समाज पार्टी हर बार वही गेम करती आई है कि हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुमत में आएंगे या, लेकिन एक बात है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई तो हमारे सपोर्ट के बिना किसी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, और जब ऐसा वक्त आएगा गवर्नमेंट बनाने का तो प्राइम मिनिस्टर हमारी बहन कुमारी मायावती जी बनेगी, तो ही हम किसी की सरकार बनाने देंगे, वरना कोई सरकार ये भी चल रही थी। पंकज जाधव जी, ये चुनाव के पहले जब इंडिया अलायंस बनी थी, सुनने में यह आया है कि सोनिया जी और मायावती जी की बातचीत भी हुई थी। ये भी कहा गया था कि भाई उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप इंडिया अलायंस में आ जाए, प्रधानमंत्री का दावेदार बना करके इंडिया अलायंस का उनका नाम सामने रखा जाए। तो आपके जो बड़े अच्छे मित्र हैं, इनफैक्ट काफी विशेषज्ञों का ये विचार है, ये ओपिनियन है कि अगर इंडिया अलायंस मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना देती तो आज बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं होता। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में, पंकज जाधव जी? नहीं, ये बात बहुत सही है, और पूरा देश और आप जैसे एक्सपर्ट लोग ये जानते हैं कि आज के डेट में अगर मोदी जी के सामने अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट अगर हो सकता है तो
प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट सिर्फ बहन मायावती जी है, थी और रहेगी। और इसी को आगे लेकर इंडिया अलायंस यहाँ पर आया था, बहन जी से बात भी हुई थी, लेकिन वो कोई ऐसा आधिकारिक उन्होंने स्टेटमेंट कहीं पर दिया नहीं और इसी तरह इसका आधिकारिक कहीं पर आया नहीं। लेकिन बहन मायावती जी ये प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। अगर ये ऐसा अगर होता, अगर इंडिया अलायंस इनको अगर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करता तो आज रिजल्ट कुछ और दिखता, यहाँ पर जो हवा कुछ और चलती। और ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यहाँ पर मोदी की गारंटी नहीं चलती, बहन कुमारी मायावती जी की गारंटी 100% आपको दिखती। प्रदीप जी, पंकज यादव जी, यूपी में बीजेपी का क्लेम है कि ओबीसी सेगमेंट मैक्सिमम बीजेपी के साथ है। बोले कि मायावती जटाव वोट्स है, बट जो बाकी कुर्मी, राजभर, लोध, निषाद, मौर्य, जाट, ये पूरे समीकरण बीजेपी के साथ होने के बाद ओबीसी का मेजर चंक जो है वो बीजेपी के साथ है, और यादव कम्युनिटी थोड़ा कम है और जट कम्युनिटी से ज्यादा है। तो हाउ डू यू सी बीजेपी का क्लेम क्या सही है कि ओबीसी का मैक्सिमम जो है परसेंटेज ऑफ वोट्स उधर जाएंगे बीजेपी के पास? बीजेपी सिर्फ क्लेम करती है कि उनके पास ओबीसी का वोट है। उन्होंने ओबीसी को फेवर में लेने के बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत सारी धर्म की राजनीति भी उन्होंने की, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सीधा बोल रहा है कि धर्म के नाम पे, जात के नाम से, भगवान के नाम पे कोई वोट नहीं मांगना है। लेकिन बीजेपी इतने निचले स्तर पर गिरकर उन्होंने जिस तरह से धर्म, जात, भगवान का नाम यूज करके लोगों को ओबीसी को भड़काने की कोशिश की और उसी माध्यम से उनको इकट्ठा करने की, उनको मतलब उनका ध्रुवीकरण करने का, यूटिलाइज करने का की कोशिश की। लेकिन ये होगा नहीं, उतना वोट ओबीसी का उनको जाने वाला नहीं है। और इस बार आपने ये भी नोट किया होगा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ओबीसी ही नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज, ब्राह्मण, ये भी बीएसपी के फेवर में आए, बीएसपी को वोट किया है। तो मैं नहीं मानता कहीं पर भी कि ओबीसी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर होगा, क्योंकि इस बार ओबीसी का वोट साथ साथ में मुस्लिम वोट, वो भी सब बीएसपी को ट्रांसफर हो रहा है, हो गया है। और मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है वहां पे उत्तर प्रदेश में, तो लोग मतलब खुश नहीं है उनसे। लोगों को पता चला है कि अगर कोई कुछ उनके लिए कुछ कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो करनी कथनी सिर्फ जो बोलती है वो करती है। तो ओबीसी समाज भी पूरा इस तरफ हमने आज भी आप कि इस बार हमने कितने ओबीसी कैंडिडेट दिए हुए, अभी इतने कैंडिडेट ओबीसी हमने दिए और उसमें जितने भी दिए मैक्सिमम जीत के आएंगे ऐसे कैंडिडेट दिए हमने। ओबीसी को प्रतिनिधित्व इतना दिया गया है तो उसके हिसाब से वो वोट तो आएंगे ही जरूर। विदर्भ में अच्छा परफॉर्म करेंगे ये तो जानते ही है, बिकॉज मायावती जी का और आपका वोट परसेंटेज जबरदस्त है विदर्भ में। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में कैसे देखते हो आप? वहां पर प्रकाश अंबेडकर जी भी एक भारी फोर्स है, उनका भी सब जगह कैंडिडेट्स खड़े हैं। क्या आपको फायदा होगा ये दो, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में? वो विदर्भ और मराठवाड़ा और साथ साथ में पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ पर हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। और यहाँ इतनी ताकत है, हमारी ताकत को कम करने के लिए बीजेपी ने और ये कांग्रेस, इनका गठबंधन जो है, इन्होंने दोनों ने भी पूरी कोशिश की, सारे हथकंडे अपनाए। जहां जहां हमारे कैंडिडेट मजबूत जगह हमारे जो जीतने की, वहां पर जहां जहां संभावना थी वहां पर इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। वहां पर इन्होंने जैसे आपने बताया वंचित बहुजन आघाड़ी हो या उसी तरह और भी ऐसे दल है, आरपीआई, और जिस तरह से ऐसे लोग हैं उनको आगे करके मतलब वो सीट भी आई तो उसमें हमारा वोट शेयर कभी कटेगा नहीं, उसका हमको कुछ डर नहीं, क्योंकि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो ना बिकने वाला समाज का वोट है और ये मूवमेंट का वोट है। मूवमेंट का वोट कहीं पर नहीं जाएगा, मूवमेंट का वोट सिर्फ बीएसपी को ही जाएगा। लेकिन बीच बीच में जिस तरह से बीजेपी ने हथकंडे करके हमारे लोगों को फोड़ने की कोशिश की, बहुजन समाज को बहकाने की कोशिश की, पैसों का बहुत सारा यूज किया गया है, तो ये थोड़ी सी बातें इसके वजह से थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इतना नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया है, वहां से हमारी सीट्स आएंगी। लेकिन पंकज यादव जी, जहाँ तक बीएसपी का प्रश्न है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वैसे ही आपका स्ट्रांग होल्ड है, बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 2 मध्य प्रदेश में, स्पेशली मध्य भारत में बहुत ज़बरदस्त है आपका होल्ड वहाँ पे। उसके अलावा राजस्थान के बहुत पॉकेट्स हैं जहाँ पे मायावती जी की बहुत ज़बरदस्त साख है। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार अभी मायावती जी चल रही हैं,
वो सारी चीजें, जैसे पिछली बार आपके पास 10 सीटें आई थी, लोकसभा में 10 सीटें थी, अगर परसेंटेज ऑफ वोट देखा जाए जो असल में आपके साथ में है, तो मिनिमम 30 या 35 सीट आपकी कहीं नहीं गई हैं, तो वो आती क्यों नहीं है, वो जरा बताएं पंकज यादव साहब। अभी आपको हमसे भी ज्यादा इसके बारे में सच पता है कि लोग ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं। ईवीएम का जो चल रहा है अभी, इलेक्शन कमीशन का आज मैंने भी देखा, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, उनका दावा कि ईवीएम मशीन से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा ये दावा ही नहीं, हमको इसके बारे में जो मतलब कंफर्म है कि ये ईवीएम की वजह से ही बहुत सारे वोट्स हमारे वहां पर खाए गए। और इससे पहले भी जहां पर हमारे 35 से 40 50 से मतलब 50 एक सीट का हमारा अनुमान था जहां पर आने का, वहीं पर भी इसी तरह से गड़बड़ियां की गई। अब भी ऐसा ही हो रहा है, जबकि बीजेपी का बीएसपी के साथ सामने सीधा सीधा सामना आपको दिख रहा है, वहीं पर भी कुछ ईवीएम में गड़बड़ियां हो गई, वोट में कुछ परसेंटेज बढ़ाए गए, ऐसे आरोप हो रहे। तो इसका फटका अगर हुआ तो ही सीट कम हो सकती है, अदरवाइज 35 से 40 सीट का हम अनुमान कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा ही सीट आएंगी। और ये बैलेंस ऑफ पावर का गेम यहाँ पर इस बार होने वाला है। मुंबई में किस प्रकार से देखते हो आप? मुंबई में 6 सीट में एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, इंक्लूडिंग ठाणे। तो यहां आप एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रोबेबली हो सकता है कि जीत और हार में बहुत सारे कैंडिडेट्स के। तो मुंबई का आपका ओवरऑल व्यू कैसा है, क्या होने वाला है? मुंबई में देखिए, साउथ मुंबई में हमारा बहुत अच्छा ये हुआ है। साथ साथ में और भी अन्य जो भी है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हुआ है। साथ में कल्याण में और ठाणे में वहां पर भी बहुत सारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस बार कुछ चेंज आपको मैंने लास्ट में भी बताया था, अब भी वही बोल रहा हूँ कि इस बार मुंबई में जरूर आपको बीएसपी की सीट यहाँ पर जरूर दिखाई देगी। बाकी सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पर सीट नहीं आएगा, लेकिन ये कंफर्म है, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने घरों से निकल करके वोट किए, और अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मुंबई में हमने लास्ट 2 से 3 सीट का अनुमान किया ही था, लेकिन 2 सीट तो मुंबई में कंफर्म है, ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। क्या बात है साहब, 2 सीट कंफर्म, मतलब पूरे के पूरे समीकरण बिगाड़ देंगे आप, पूरी की पूरी जो इक्वेशन अभी तक बना रखी है लोगों ने, वो पूरी की पूरी बदल जाएगी। तैयारियां तो उस तरह से चल रही थी। और दूसरी चीज एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, कि साउथ में भी 5 जो राज्य हैं दक्षिण भारत के, मायावती जी की साख तो वहां पर भी बहुत अच्छी है, उधर भी है, तो उसके बारे में बातचीत क्यों नहीं होती? पंकज यादव साहब ये बताएं, क्योंकि बीएसपी ने वहां पर भी बहुत अच्छे वोट लिए हैं। कर्नाटक में फॉर एग्जांपल आपके वोट बहुत अच्छे हैं, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में वोट बहुत अच्छे हैं, तो वहां की बातचीत क्यों नहीं होती है, वो जरा बताया जाए सर। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं आपका पहले इसीलिए मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि आप जैसे सभी न्यूज चैनल बहुजन समाज पार्टी को ऐसे उस पर कंसीडर नहीं कर रहे, आपने किया, इसके लिए मैंने आपका धन्यवाद किया। रही बात ये कि साउथ हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या ईस्ट हो, हर जगह पर बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी के तौर पे अपना काम कर रही। सिर्फ ये मीडिया अपना काम नहीं कर रहा प्रॉपर, कि मीडिया हमको कहीं पर दिखा नहीं रहा। मीडिया ने को क्या प्रॉब्लम है बहुजन समाज पार्टी से, मीडिया जानता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो जमीनी तौर पर जो पार्टी का काम होता है वो बहुत तगड़ा है। संगठन पूरे भारत देश में, ये बहुजन समाज पार्टी 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तो जब 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है तो पूरे राष्ट्र में होगी, तभी तो राष्ट्रीय पार्टी है। और रही बात वोट बैंक है या हमारा वोट परसेंटेज है, वो साउथ में भी उतना ही है। साउथ में भी इस बार कुछ सीटें निकल के आएंगी, क्योंकि जितना साउथ में भी लोगों का काम हुआ है, जितना साउथ में भी अच्छे से प्रचार हुआ है, 2-3 ऐसे किस्से हुए जिसके वजह से थोड़ा सा बैकफुट में थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा जो बेस है, ये बेस कभी बीएसपी का वोट हिलता नहीं, वो वहीं के वहीं रहेगा। तो पंकज यादव जी, एक और चीज थी, ये बड़ी पुरानी बात है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे। एक प्रपोजल था बहुत पहले, आप तो खैर बहुत यंग है, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, तब तो आप स्कूल में होंगे शायद। ये था कि जितनी भी दलित पार्टियां हैं, जितनी भी अम्बेडकराइट पार्टियां हैं, वो सब इकट्ठी आ जाएं बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में। तब मास्टर कांचीराम हुआ करते थे, तब थे। ये कहा जाता था कि एक बार मास्टर कांचीराम के नेतृत्व में सारी की सारी जो आरपीआई जितने भी अलग अलग उनके जितने भी ब्रांचेज हैं वो सब इकट्ठे आ जाएं। फिर उसके बाद यही प्रपोजल आया था कि बहन जी के नेतृत्व में ये सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाए, क्योंकि अगर आप सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको हराना नामुमकिन है साहब।
अंगद जी। सही है, ये माननीय कांचीराम साहब ने ये स्टेट में ये प्रॉपर गणित सामने लाया था। और अगर ऐसा आज भी अगर होता है तो आज भी बहुजन समाज पार्टी और बहुजनों की सरकार यहाँ पर बनने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, ना सपोर्ट करने के लिए बाकी सब पार्टियों को मैनेज किया जाता है। आप इसके पहले भी देख चुके हो, मैं ओपनली नाम लेके तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सच्चाई है वो कहीं पर छुप नहीं सकती। बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को ऊपर नहीं लाने के लिए, या बहुजन समाज पार्टी को कोई सपोर्ट ना करे, इसलिए जो बाकी की जो दलित पार्टियां है, इन बाकी की दलित पार्टियों को ही उनके सामने खड़ा किया जाता है। इनका वोट शेयर कैसे मतलब वोट कैसे बढ़ जाएंगे, इसकी पूरी तरह से कोशिश की जाती है। और इसी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं तो आज भी अगर सारे दलित पार्टियां अगर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में अगर एक होके काम करे तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ सकता है। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज का प्राइम मिनिस्टर बनेगा यहाँ पर, उसी वक्त मैं दावे के साथ बोलता हूँ महाराष्ट्र की नहीं, सॉरी, पूरे देश की राजनीति पूरी बदल चुकी होगी। और वो राजनीति जो हम एक्सपेक्ट करते, जो संविधान की तरह, वो यहाँ पर आ सकती है। बाकी आज भी हम अगर देखें तो सिर्फ धर्म और जात के नाम से ही यहाँ पर चलाया जा रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो आखिरी में एक सवाल सर, हर जगह से ये बात आ रही है, हर जगह से मतलब गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन जितने हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो बदलना चाहती है। इसमें आपका क्या विचार है? आपको लगता है ऐसा हो सकता है क्या? कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है क्या? आप बताएं। मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत भाजपा कर सकती है कि भाजपा के और ऐसे 10 भाजपा भी आएंगे तो संविधान इनका बाप नहीं बदल सकता, क्योंकि संविधान ये देश का आत्मा है। यहाँ पर डाइवर्सिटीज में यहाँ पर लोग रहते हैं, विविधताओं में एकता जैसा ये भारत देश है। और सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि एक धर्म के लिए, या सिर्फ उनका एजेंडा जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर ये चाहते कि हम यहाँ पर संविधान बदले तो ये होगा नहीं। और ऐसा अगर होगा तो देश में कोई शांति रहेगी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस मतलब गृह युद्ध का कोई ऐसा मसला हो यहाँ पर, और इस तरह से कोई सिचुएशन क्रिएट हो, और बीजेपी इतना कदम नहीं उठा सकती। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको बताऊंगा जी, बताएं कि जितने 10 साल में जिस तरह से इन्होंने राजनीति यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान इंडिया में जिस तरह से राजनीति की है, जिस तरह से इन्होंने धर्म जात के नाम से जिस तरह से राजनीति की है, और जिस तरह से इन्होंने पावर का मिसयूज करके नए नए बिल्स लाए जो पब्लिक के फेवर में नहीं, कितने बिल्स लाके इस तरह से सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की। तो इनका एक ही है कि किसी तरह से देश में लोगों को भ्रमित करो, और संविधान के प्रति इनको नैरेटिव, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करो, और संविधान अपने काम करना इस तरह से बताने की कोशिश करो। लेकिन जो संविधान में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं होता दिख नहीं रहा। जो संविधान के तरह से इन्होंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन ने काम करना चाहिए, हर एक जो इंडिविजुअल बॉडीज है उन्होंने काम करने चाहिए, वो तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। मतलब जो संविधान को खाली जिंदा रखा है, बाकी उतनी उसकी जितनी पावर्स है उतनी पावर्स का तो उन्होंने मिसयूज कर दिया, जितने पावर्स थे उनको खत्म कर दिया। और इस तरह से उन्होंने देखने जाएंगे तो इसी संविधान को मतलब रहते हुए संविधान को खत्म किया, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये संविधान बदल कर एडवोकेट, यू शुड नो, और आप एडवोकेट हैं, आपको तो मालूम भी होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना विश्लेषण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आपको शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल का रिजल्ट आपके लिए भी कुछ अच्छी खबर लेकर के आए। नमस्कार सर। जरूर जरूर, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम। थैंक यू, जय भीम, थैंक यू। But one thing I've noticed about the BSP, they're very loyal to Mayawati. बिल्कुल, total. And they don't waver. Yes, yes. इधर से उधर जरा भी बिल्कुल। वो क्या है, वो राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, मतलब वो it is completely focused. She is definitely going to play a big role where UP is concerned. UP is concerned and various parts of Maharashtra and Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, Maharashtra और उत्तर प्रदेश में मायावती is a great factor in whichever way the decision goes. प्रदीप जी, जो आपने बात कही विदर्भ की, उससे मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 10 सीटें मिलने वाली है, सीधी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बहन मायावती जी के सारे पूरे 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में बहन जी के कैंडिडेट हैं,
वो वोट जो है वो कांग्रेस या बाकी सब लोगों को जाना चाहिए था, उनके अलाइंस को जाना चाहिए था, वो नहीं जाने वाला, वो जाएगा सीधा बहन जी के पास। मतलब बीजेपी जीत रही है। और यही एक वजह है कि बड़े हमारे मित्र जो है नितिन गडकरी साहब, वो भी नागपुर से बड़ी अच्छी तरह जीतेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। बोल रहे थे कि सीट फंसी हुई है, ये है वो है, कुछ नहीं है। और जहाँ तक मराठवाड़ा का सवाल है, मराठवाड़ा में इतनी प्रेजेंस नहीं है उनकी, जबकि बोलते हैं कि प्रेजेंस है, इतनी नहीं है। लेकिन मराठवाड़ा में आपके प्रकाश अम्बेडकर साहब हैं ना साहब, बिल्कुल बिल्कुल, टू फिल इन द गैप। तो whereas as far as Maharashtra is concerned, all the exit polls are talking about how there is a possibility that the India Alliance might do better in Maharashtra than in other states. I don't see how. What Krishna Hegde ji said, I think, makes a lot of sense. That the winning margin for the NDA may be slightly on the lower side, but I find it very difficult to see how they will lose. How can they lose? If there is no major shift in vote bank. क्योंकि सब बीजेपी को तो ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। बीजेपी की 23 सीट आई थी पिछली बार, इस बार 23 से 24 तो आई जाएगी, मुझे नहीं लगता कहीं आने वाली है। Sir, all the exit polls talk about Eknath Shinde, Shiv Sena performing nicely. I mean, it's not that it's going to not get 0 seats. तो 4 से 5 या 6, 7 जितने भी वो आए, that shows that Eknath Shinde के जो वोट शेयर है, within a span of 2.5 years, if he has managed to break the Uddhav Sena's vote share into his, that's miraculous. That itself talks about wonders about. It'll be a miracle actually. 2.5 साल में अगर पार्टी को आप स्टेबल करके वोट आप हासिल कर रहे हो, सीट्स आप जीत रहे हो, it's a miracle. It's a miracle. It's a miracle backed by a lot of dedication, determination, and hard work. And every exit poll is talking about Eknath Shinde gaining Yes, seats. yes. They are not saying he's going to get 0. बहुत सारे लोग बोलते हैं अजित पवार जी को 0 मिलेंगे, बट एकनाथ शिंदे जी का सब एग्जिट पोल्स कहना है कि 8 से 10 सीट है उनका पक्का, कम से 10 कम। में से। Yes. He's fighting 10 seats. Yes, around 8. That's what they say. If he gets 8, Yes, yes. that means Uddhav ji will उनको तो फिर संन्यास लेना पड़ेगा। चलिए, शैलेश पांडे साहब